मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमारे लास्ट वीडियो में हमने जैव प्रौद्योगिकी के वाहकों के बारे में बात की थी। देखिए, वाहक जो डीएनए होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का काम करता है। वाहक से तात्पर्य क्या हो गया? जो ले जाता है, ले जाने वाला, वेक्टर। क्लियर हुआ? तो वाहक हमने कहा था मुख्य प्रकार से वाहक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहले प्रकार का वाहक था हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हमने पीबीआर 322 के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड वाहक हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले विषाणु या वायरस जीवाणुभोजी कहलाते हैं। ये भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने में सहायक होते हैं। आज जो हम वाहक के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे प्रकार का जो वाहक है वो क्या है? कॉस्मिड। तो देखिए, हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम जीवाणुभोजी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉस्मिड के बारे में। इन 3 के अलावा भी और अन्य प्रकार के वाहक भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि फाज्मिड हो गया, शटल वाहक है, ट्रांसपोजोन्स अर्थात जंपिंग जीन्स होते हैं, लेकिन ये जनरली हम ज़्यादा यूज नहीं करते। जो ज़्यादा यूज होता है वो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड ही होता है। तो आज हम बात करते हैं कॉस्मिड के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? कॉस्मिड। देखिए, जब हम कॉस्मिड की बात करते हैं तो कॉस्मिड आपके 2 अलग अलग प्रकार के वाहकों का सम्मिश्रण है। 2 अलग अलग वाहकों से मिलकर बना होता है, कॉस और मिड। देखिए, ये जो कॉस है ये विशेष प्रकार के स्थल होते हैं, कॉस स्थल। ये कॉस स्थल पाए जाते हैं जीवाणुभोजी में। बैक्टीरियोफेज के जो जीवाणुभोजी का डीएनए होता है, उस जीवाणुभोजी के डीएनए में विशेष प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉस स्थल। देखिए, दोबारा हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉस्मिड है यह जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड का एक मिश्रण है, संकर है। ठीक है, ये जो मिड वर्ड है ये किसके लिए आया है? प्लाज्मिड के लिए। प्लाज्मिड का मिड ले लिया और डीएनए का जो भाग, जीवाणुभोजी के डीएनए का जो भाग लेते हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉस स्थल। तो कॉस और प्लाज्मिड, तो क्या बन गया? कॉस्मिड। क्या है कॉस्मिड? प्लाज्मिड एवं जीवाणुभोजी के कॉस स्थल का संकर है। संकर से हमारा क्या तात्पर्य है? हाइब्रिड। जो अगर यदि हम 2 अलग अलग प्रकार के जीवाणु को मिश्रित कर, 2 अलग अलग प्रकार के आनुवंशिक पदार्थों को मिश्रित कर दे और एक आनुवंशिक पदार्थ बनाए तो वो संकर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो प्लाज्मिड का आनुवंशिक पदार्थ और जीवाणुभोजी का आनुवंशिक पदार्थ, अगर इसके कॉस स्थल संकर रूप है ये। क्लियर हुआ? जो कॉस्मिड है इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? जो प्रथम कॉस्मिड का निर्माण था वो किया गया था बारबरा एवं कॉलिंस के द्वारा। कॉलिंस और बारबरा ने प्रथम जीवाणुभोजी का निर्माण कराया था। अब देखिए, सामान्यतः जो जीवाणुभोजी यहाँ पे काम में लिया जाता है वो जीवाणुभोजी होता है लैम्डा जीवाणुभोजी। सामान्यतः यहाँ पे जो जीवाणुभोजी काम में लिया जाता है वो कौन सा भोजी होता है? लैम्डा जीवाणुभोजी यहाँ पे काम में लिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा जीवाणुभोजी के कॉस स्थलों वाले डीएनए को निवेशित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, क्या कहलाएंगे? कॉस्मिड कहलाते हैं। अब इस कॉस्मिड के पास क्या स्पेशल गुण है? क्या इसके पास प्रॉपर्टी है? इसके पास प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी, कॉस्मिड के पास प्लाज्मिड एवं जीवाणुभोजी दोनों के ही उत्तम लक्षण उपस्थित होते हैं। क्या विशेष प्रॉपर्टी हो गई? इसके पास प्लाज्मिड के और जीवाणुभोजी के दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और अपने आप को क्या कर सकता है? ये पुनरावर्तित कर सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल की बात करें कॉस्मिड की, तो कॉस्मिड जो जनरली कॉस्मिड काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? कॉस्मिड
PLFR5। सामान्यतः जो कॉस्मेट काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? कॉस्मेट PLFR5। देखिए, यदि हम कॉस्मेट की संरचना के बारे में बात करें तो देखिए कैसी संरचना होगी। हमें पता है जो प्लाज्मिड का आनुवांशिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विरज्जु की वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, अब प्लाज्मिड के डीएनए के पास क्या क्या उपस्थित होता है? प्लाज्मिड के डीएनए के पास दो चिन्हक जीन भी होंगे। पहला चिन्हक चिन्ह हमने बात कर ली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का, ठीक है, और दूसरा हमने बात की थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का। इसी के साथ इनके पास कुछ क्या पाए जाते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कि प्रतिबंधित स्थल पाए जाते हैं, ताकि कोई भी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस इन्हें कट कर सके। साथ ही साथ इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट भी पाई जाती है, जहाँ से प्रतिकृति प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ साथ इनके पास जो विशेष गुण पाया जाता है वो क्या होता है? इनके पास कॉस स्थल होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं इनके पास? कॉस स्थल। और ये कॉस स्थल किसके जोड़े गए हैं इसमें? बैक्टीरियोफेज के। तो देखिए, ये तो इसके पास प्लाज्मिड वाले लक्षण आ गए और ये इसके पास बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणुभोजी के लक्षण आ गए। तो इस प्रकार किसका निर्माण हो गया? आपके कॉस्मेट का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, जब हमने बात की थी आनुवांशिक अभियांत्रिकी की जनरल प्रोसेस से सामान्य विधि की, तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण करना था। तो सबसे पहले हमने क्या करना था? वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। यह हम कर चुके थे किसकी सहायता से? यह हमने किसकी सहायता से किया था? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हमने वांछित जीन को पहचान लिया था और साथ ही साथ उसे पृथक कर लिया था। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोसेस थी कि हमें उपयुक्त क्लोनिंग वाहक का चयन करना है। उपयुक्त क्लोनिंग वाहक का चयन, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उपयुक्त क्लोनिंग वाहक, जितना बड़ा आपका डीएनए खंड है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन से वाहक का चयन करना है। आपको प्लाज्मिड काम में लेना है, आपको कॉस्मेट काम में लेना है, या आपको जीवाणुभोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज काम में लेना है। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी आपके पास वांछित जीन है जिसे आपने पृथक किया, तो वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, अर्थात जो आपने वांछित जीन का खंड पृथक किया था, छोटा सेगमेंट जो आपने पृथक किया था, उससे क्या करना है आपको? आपके प्लाज्मिड में, पूरे जो प्लाज्मिड इसमें क्या करना है? आपको निवेश करना है अर्थात जोड़ना है। और हम बात कर चुके थे एंजाइमों में ही कि इसके लिए हमें विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए लाइगेज। उसका क्या नाम है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे हम? हमारे वांछित डीएनए खंड को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्लाज्मिड में पहले सबसे पहले कट लगाएंगे, उसे स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, और लाइगेज एंजाइम की सहायता से उपयुक्त डीएनए खंड को जोड़ देंगे। तो वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है आपको? सबसे पहले आप श्रृंखला को खोलेंगे। खोलने के लिए क्या होगा? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता होती है। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में आता है। इसी के साथ साथ आपके पास जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम में आएगा। तो डीएनए लाइगेजेज एंजाइम, जो ये डीएनए लाइगेजेज क्या करेगा? डीएनए की श्रृंखला को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? इसी के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य एंजाइमों की भी आवश्यकता होती है, जैसे हम बात करते हैं क्षारीय फास्फेटेज। क्षारीय फास्फेटेज, यह क्षारीय फास्फेटेज और साथ ही साथ एक दूसरा एंजाइम और होता है मिथाइलेज। ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं? जो आपके पास प्लाज्मिड की श्रृंखला थी, इस प्लाज्मिड की श्रृंखला में आपने कट लगाया तो प्लाज्मिड की श्रृंखला खुल गई। अब पुनः ये दोनों खंड आपस में नहीं जुड़ जाए, तो प्लाज्मिड की श्रृंखला को ब्लॉक करने के लिए कि पुनः बंध नहीं बना पाए, इसके लिए क्षारीय फास्फेटेज और मिथाइलेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय फास्फेटेज क्या करेगा? डीएनए के 5' सिरे पर फास्फेट को हटा देगा।
ये क्या करता है, हमें पता है कि डीएनए की श्रृंखला में तो 3 प्राइम होता है और एक क्या होता है 5 प्राइम होता है। 3 प्राइम पे तो OH समूह होता है और 5 प्राइम पे क्या होता है फास्फेटेज समूह। कौन सा समूह उपस्थित होता है, फास्फेटेज समूह। तो क्या करेगा ये 5 प्राइम पर उपस्थित फास्फेटेज समूह को पृथक करने का काम करता है। कौन करेगा ये काम, क्षारीय फास्फेटेज। मिथाइलेज क्या करता है, मैथिल ग्रुप जोड़ देता है 3 प्राइम पर। मिथाइलेज एंजाइम तो क्या कर देगा, मिथाइल समूह जोड़ देगा, जबकि फास्फेटेज क्या करेगा, फास्फेटेज समूह क्या करेगा, फास्फेट जो समूह है, फास्फोरिक अम्ल का जो समूह है उसे क्या कर देगा, पृथक कर देगा वहां से। क्लियर हुआ। इसी तरीके से कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और मिथाइल डीएनए लाइगेजेज के अलावा, जैसे मिथाइलेज एंजाइम हो गया, फास्फेटेज एंजाइम हो गया। इस क्षारीय फास्फेटेज को हम एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम भी कह देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए आपने क्या किया, जो आपके पास प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड के अंदर आपने वांछित जो भी आपका डिजायर्ड जीन का सेगमेंट था उसको आपने यहाँ पे जोड़ दिया। ये मैंने आपको अलग से क्यों दिखाया, अलग कलर पेन से क्यों दिखाया, कि ये इस डीएनए खंड का भाग नहीं है, ये आपका अलग से डीएनए खंड जोड़ा गया है। अब जैसे ही ये डीएनए खंड जुड़ गया है, इस डीएनए खंड को हमें क्या करना है, चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, देखिए अब हमारे पास चौथा पॉइंट क्या आ गया कि आपने जीन की पहचान कर लिया, क्लोनिंग वाहक का चयन कर लिया और दोनों को आपस में जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आपने निर्माण कर लिया। अब जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसकी संख्या में वृद्धि करानी है, तो जो भी आपके पास पुनर्योजित डीएनए बना, इस पुनर्योजित डीएनए को आप क्या करोगे, परपोषी कोशिका में गुणन कराओगे। पुनर्योजित डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। गुणन का मतलब क्या हो गया, संख्या में वृद्धि करना, कि आपके पास जो एक सिंगल आपके पास जो सामान्य संख्या में एक आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योजित डीएनए बना है, इसकी संख्या में आपको वृद्धि करानी है। इसकी संख्या में वृद्धि कैसे कराएंगे, जब आप इसे किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश कराएंगे। यह परपोषी कोशिका जब जनन की क्रिया करती है, यह परपोषी कोशिका जब जनन की क्रिया करती है तो अपने पास उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ को क्या करेगी, ये प्रतिकृति करेगी। हमें पता है जब कोशिका विभाजन में अंतरावस्था आती है तो अंतरावस्था में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ अपने आप की प्रतिकृति बनाते हैं। और जैसे ही परपोषी कोशिका अपना गुणन करेगी तो अपने अनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाएगी। तो साथ ही साथ यह प्लाज्मिड भी क्या करेगा, अपने आप को स्व प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता रखता है। तो क्या होगा इसमें कि परपोषी कोशिका की जैसे ही संख्या में वृद्धि होगी तो अनुवांशिक पदार्थ पे क्या हो जाएगा, अपने आप को प्रतिकृतिकृत करने की क्षमता रखेगा। तो पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में हम क्या कराते हैं, गुणन कराते हैं, इसकी संख्या में क्या कराते हैं, वृद्धि कराते हैं। क्लियर है। अब दिक्कत ये आती है कि ये जो आपके पास प्लाज्मिड मिलेगा, इस प्लाज्मिड को परपोषी कोशिका में प्रवेश कैसे कराया जाए। तो प्रवेश कराने के लिए 2 विधियां हैं। पहला तो है पारक्रमण, किसके द्वारा, पारक्रमण के द्वारा। और हमें पता है कि पारक्रमण किसके द्वारा होता है, जीवाणु भोजी के द्वारा। देखिए जब हमने 11वीं क्लास में जीवाणु में जनन पढ़ा था तो जीवाणु में हमने कहा था कि लैंगिक जनन, जो कि वास्तव में लैंगिक जनन नहीं होता है। कौन सा जनन होता है, परालैंगिक जनन, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस परालैंगिक जनन के 3 प्रकार थे जो हमने पढ़े थे। तीनों प्रकार कौन सा देखते हैं हम। एक तो था संयुग्मन, जिसमें हम क्या करते थे कि आपके पास कॉन्जुगेशन ट्यूब थी, संयुग्मन नलिका थी, उसकी सहायता से जनन करा रहे थे। एक था आपके पास पारक्रमण, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जीवाणु भोजी के द्वारा संक्रमित करके जनन हो रहा था। और एक था इसमें रूपांतरण, जिसमें हमने ग्रिफिथ का एग्जाम्पल पढ़ा था, चूहे वाला। तो जीवाणु में परलैंगिक जनन कैसे हो सकता है, संयुग्मन के द्वारा हो सकता है, पारक्रमण के द्वारा हो सकता है और रूपांतरण के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे जो परपोषी कोशिका में वृद्धि होगी, जनन होगा, वो या तो पारक्रमण के द्वारा होगा या रूपांतरण के द्वारा होगा।
संयुग्मन के लिए दो अलग अलग जीवाणुओं का परस्पर संपर्क में आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम संयुग्मन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो परपोषी कोशिका में जो गुणन है वो कैसे होगा, पारक्रमण द्वारा या रूपांतरण के द्वारा। तो हमने देखा इसमें कि पुनर्योजित डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करा के रूपांतरण के द्वारा या पारक्रमण के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कराई जाती है। सामान्यतः हम यहाँ पे जो जीवाणु काम में लेते हैं वो जीवाणु कौन सा काम में लेते हैं हम, ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु उपयोग में लिया जाता है। तो सामान्यतः कौन सा जीवाणु काम में लिया जाएगा, ई कोलाई जीवाणु यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए अब जैसे ही आपने परपोषी कोशिका की संख्या बढ़ा दी, आपके पास एक परपोषी कोशिका थी, इसके पास खुद का आनुवंशिक पदार्थ और साथ ही साथ आपके पास प्लाज्मिड का डीएनए उपस्थित था। अब ऐसी क्या हुआ, इसने जन्म किया तो बहुत सारी कोशिका आपके पास प्राप्त हो गई, जिसके पास खुद का आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ आपका वांछित डीएनए का खंड भी क्या हो रहा है, संख्या में बढ़ोतरी में हो गया, वृद्धि इसकी हो गई। अब क्या करेंगे, इस कोशिका से इस आपके वांछित डीएनए को प्राप्त करेंगे और जिस कोशिका में आपको प्रवेश कराना है उस कोशिका में हम प्रवेश करा देंगे। क्लियर हुआ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट काम में आएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, क्लोन की गई जीन की पहचान करना और अन्य जीवों में स्थानांतरण करना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोन जीन की पहचान एवं अन्य जीव में स्थानांतरण। देखिए यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास परपोषी कोशिका कौन सी है, ई कोलाई। इस परपोषी कोशिका में आपने क्या किया, इसके पास खुद का आनुवंशिक पदार्थ है, ये देखिए इसका खुद का आनुवंशिक पदार्थ जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं। इस आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ इसके पास प्लाज्मिड डीएनए होता है और इस प्लाज्मिड डीएनए के पास क्या है, हमारा बाहरी वांछित आनुवंशिक पदार्थ है जो हमने इसमें जोड़ा है। अब इस जीवाणु कोशिका से इसको या तो आपको किसी पादप में स्थानांतरित करना है या आपको किसी एनिमल में स्थानांतरित करना है। जो भी आनुवंशिक पदार्थ है या तो हम इसे पादप में स्थानांतरित करना चाहते हैं या इसे एनिमल में स्थानांतरित किसी जंतु कोशिका में प्रवेश कराना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ से पृथक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये प्लाज्मिड से डीएनए चाहिए, हमें ये मुख्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं चाहिए। तो अब हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हमें मुख्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लाज्मिड। तो जहाँ पे आपके पास वांछित जीन है उससे आप पहचानोगे, यहाँ से पृथक करोगे और किसी अन्य जीव में से क्या करेंगे, स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब पहचान के लिए मैंने आपको बताया था इनके पास क्या उपस्थित होता है, मार्कर जीन। क्या उपस्थित होंगे इनके पास, मार्कर जीन उपस्थित होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन और साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन इनके पास उपस्थित होते हैं, जो कि पहचान में सहायता कराते हैं। इन्हीं के साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होएगा, अब क्या होगा वो कि जो आपने जीन पृथक किया है इसकी आपको क्या करानी है, अभिव्यक्ति। जो आपने वांछित जीन को पहचान कर पृथक करके आपने इसे आपकी वांछित जीव में प्रवेश करा दिया, तो अब इससे क्या चाहिए आपको, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, देखिए अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य क्या है, जो डीएनए आपने प्रवेश कराया था यह डीएनए आरएनए बनाएगा और यह आरएनए आगे जाके के प्रोटीन का निर्माण करता है। हमने बात की थी डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। अब यह प्रोटीन आगे जाके एंजाइम बना सकता है। तो आपके पास प्रोटीन का निर्माण या एंजाइम का निर्माण क्या बता रहा है कि आपका डीएनए प्रवेश कर चुका है और यह अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। यह एंजाइम कोई हार्मोन भी हो सकता है, हार्मोन भी एंजाइम के, हार्मोन भी किसके रूपांतरण है, प्रोटीन के। तो या तो ये कोई एंजाइम निर्मित कर दे या कोई हार्मोन निर्मित कर दे। जैसे कि हमने कहा कि डायबिटीज है और इंसुलिन का जो जीन है वो क्या हो गया आपका, इनएक्टिव हो गया। तो जैसे ही आपने इंसुलिन का जीन डाला तो उसमें जैसे ही आपने बीटा कोशिकाओं का प्रवेश कराया तो इंसुलिन क्या निर्मित होने लग जाएगा,
तो जैसे इंसुलिन का निर्माण क्या बता रहा है ये आपको, कि वांछित जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समाप्त होती है। थैंक यू।